हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेटर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और वो जानते हो क्या है? गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट आपको पता होना चाहिए कि हर साल फेब के फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है पार्लियामेंट में, और उस बजट में गवर्नमेंट अपना एस्टीमेटेड रिसिप्ट और एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर डिस्कस करती है अपकमिंग फिस्कल ईयर का। फिस्कल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से सेशन शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। उस अपकमिंग फिस्कल ईयर के लिए गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बजट पेश करती है, जिसमें एस्टीमेटेड रिसिप्ट बताती है कि सरकार को पैसा कहां कहां से आना है और सरकार का पैसा कहां कहां खर्च होना है, एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर। बच्चे, बजट केवल सरकार ही नहीं बनाती है, हम भी अपने डे टू डे लाइफ में बजट बनाते हैं कि हमें पैसा कहां कहां से आएगा और हमारा खर्चा कहां कहां है। फैमिली बजट, इंडिविजुअल बजट, बजट हर लेवल की गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो और या लोकल लेवल गवर्नमेंट हो, बजट। बट वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर अबाउट गवर्नमेंट बजट। चलिए गवर्नमेंट बजट के बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। बच्चे, मैंने बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम किया, फिर बीएड किया और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से 10+2 पास आउट हूँ। 10-12 में मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे। पिछले 12 साल से लगातार मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ और अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चों को मैंने कॉमर्स पढ़ाया ऑफलाइन गुडविल एडुकेटर के कोचिंग सेंटर के माध्यम से, और 1000+ स्टूडेंट को मैंने बीएचयू और ड्यू में सिलेक्शन दिलवाया हूँ सीयूईटी के माध्यम से। यदि आप भी बीएचयू और ड्यू का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे 11th-12th की तैयारी के साथ साथ सीयूईटी का प्रिपरेशन जरूर करिएगा, ठीक है? चलिए, आपके सपनों को साकार करेंगे हम। चलिए बिना देर किए अब सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। फटाफट सभी बच्चे पेन और पेपर निकाल लीजिए, सेशन को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो बच्चे, ये जो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक ना? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। चलिए देखिए, गवर्नमेंट बजट। बच्चे, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। बच्चे, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? एनुअल स्टेटमेंट होता है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट एनुअल स्टेटमेंट होता है, शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेटेड रिसिप्ट, जो बताता है आइटम वाइज एस्टीमेटेड रिसिप्ट, सरकार को कहां कहां से पैसा आएगा। आया हुआ पैसा नहीं, आने वाला एस्टीमेटेड रिसिप्ट आइटम वाइज, एंड एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार को पैसे कहां कहां से आएंगे, एस्टीमेटेड रिसिप्ट, और सरकार का पैसा कहां कहां खर्च होगा, एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर। इसका एनुअल स्टेटमेंट को हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। और जो फिस्कल ईयर है, फिस्कल ईयर क्या होता है? विच रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल और टू 31 मार्च, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, उस ईयर को फिस्कल ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो आपको क्लियर हुआ गवर्नमेंट बजट क्या होता है? क्योंकि सर गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेटेड रिसिप्ट। आइटम वाइज एस्टीमेटेड रिसिप्ट मतलब कि सरकार को कहां कहां से कितना कितना पैसा आ रहा है, आइटम वाइज, कि सरकार को टैक्स से इतना आएगा, नॉन टैक्स से इतना आएगा, फीस से इतना आएगा, फाइन से इतना आएगा, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से प्रॉफिट इतना होगा, मतलब हर एक चीज आइटम वाइज, कि इस आइटम से इतना पैसा आएगा, इस आइटम से इतना पैसा आएगा, आइटम वाइज एस्टीमेटेड रिसिप्ट। और सिमिलरली आइटम वाइज एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर, किस चीज में कितना खर्च होगा, इसी के एनुअल स्टेटमेंट को हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं, ठीक है? चलिए प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए।
गवर्नमेंट बजट के डेफिनेशन को नोट करिए, मीनिंग को। हो गया, चलिए आगे बढ़ूं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गवर्नमेंट बजट। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला है कि बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। सभी लेवल के गवर्नमेंट बजट बनाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, मतलब हर लेवल के गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल लेवल गवर्नमेंट। Estimated expenditure and estimated receipt are planned as per objectives of the government। जो सरकार के estimated receipt और estimated expenditure है वो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बनता है। अगर मान लो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट वर्क बहुत ज्यादा करना है तो सरकार का पैसा उसमें ज्यादा खर्च होगा, तो सिमिलरली सरकार चाहेगी कि हमारा रिवेन्यू भी ज्यादा जनरेट हो, इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स इंपोज ज्यादा कर देगी, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो खर्चा होगा। तो गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, जो बजट बनेगा वो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग बनता है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब ईच ईयर इन द लोकसभा। हर साल फेब के फर्स्ट तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ फेब गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट करती है लोकसभा में, और गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एनुअल बजट पेश करते हैं। बजट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। लास्ट ईयर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है ये भी बजट बताता है, और फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग फिस्कल ईयर, अपकमिंग फिस्कल ईयर का फाइनेंशियल पॉलिसी भी बजट बताता है। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट को बच्चे नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करते चलिए, बहुत लेट मत करिए, जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे अप्रॉक्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एनुअल बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ूं। ओके, अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, देखिए गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट क्या करती है? रिसोर्सेस को रीएलोकेट करती है, रिसोर्सेस को रीएलोकेट करती है। कैसे? टैक्सेशन और सब्सिडी के माध्यम से। टैक्सेशन एंड सब्सिडी, गवर्नमेंट के ये दो टूल है फिस्कल पॉलिसी के, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट इकोनॉमी के रिसोर्सेस को रीअलोकेट करती है। गवर्नमेंट देखती है जो चीज इकोनॉमी के लिए, पब्लिक के लिए हार्मफुल है उस पर टैक्स ज्यादा इंपोज कर दो, जैसे सिगरेट पे टैक्स ज्यादा इंपोज करती है, और जो चीज पब्लिक के लिए वेलफेयर की चीजें हैं उस पर सब्सिडी ज्यादा दो, जैसे गैस सिलेंडर, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट टूल टैक्सेशन एंड सब्सिडी, गवर्नमेंट रीअलोकेट द रिसोर्सेस ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के रिसोर्सेस को रीअलोकेट करती है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, गवर्नमेंट जो इनकम इनइक्वालिटी है इकोनॉमी में, रिच और पुअर के बीच में जो गल्फ है, जो गैप है, उसको गवर्नमेंट क्या करती है? कम करती है, रिड्यूस करती है। कैसे? बाय इंपोजिंग मोर टैक्सेस ऑन द रिचर सेक्शन, रिचर पे ज्यादा टैक्स इंपोज करो और पुअर को ज्यादा बेनिफिट्स दो। यहां पे क्या करती है? रिचर पे मोर टैक्स, रिचर सेक्शन पे मोर टैक्स इंपोज करती है, और पुअर सेक्शन जो है उस पे मोर बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, पुअर को ज्यादा बेनिफिट्स पुअर को देती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है? इनकम इनइक्वालिटीज को कम करती है, वेल्थ के बीच में जो गैप है रिच पुअर में उसको कम करती है। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को भी गवर्नमेंट मैनेज करती है ताकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का जो गोल है वो फुलफिल हो सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है, जैसे जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का टाइम होता है तो इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाता है,
तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। कैसे, इन्फ्लेशन, महंगाई जब है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करती है। महंगाई में लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं इसलिए डिमांड बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर उस समय कम कर देगी। और जब डिफ्लेशन का टाइम है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। समझ गए बात ना? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है, जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप होता है उसको गवर्नमेंट मैनेज करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ पे गवर्नमेंट ध्यान देती है कि इकोनॉमी का जो रिसोर्सेस है वो ग्रो करे, प्रोडक्शन बढ़े। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, रीजनल डिस्पैरिटीज को गवर्नमेंट क्या करती है, कम करती है। कैसे, सेज के माध्यम से, SEZ, सेज। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज के माध्यम से रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करती है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट का एम होता है बजट में कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, लोगों को रोजगार देना है। ठीक है, चलिए नोट दिस, इसको नोट करिए, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को नोट करिए। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को नोट करिए बच्चे, जल्दी फटाफट, डोंट बी लेट। जैसे आप यहां पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आपने नरेगा का नाम सुने हो, हाँ, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को रोजगार देती है। और भी कई सारी योजना है गवर्नमेंट की जिसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे गवर्नमेंट फोकस करती है। हो गया, चलिए आगे बढ़ूं। अब है बच्चे कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बजट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो बजट के दो कंपोनेंट्स है, एक है रिवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। एक है रिवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट में आता है रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल बजट में आएगा कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे ध्यान दो, बजट के दो कंपोनेंट्स है, बजट, रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, मतलब बजट के नेचर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक रिवेन्यू बजट जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, जिससे में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों काउंट होते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू मतलब रेकरिंग इन नेचर और कैपिटल मतलब नॉन रेकरिंग इन नेचर। रिवेन्यू वाले जो चीज है वो एसेट्स और लायबिलिटीज पे इंपैक्ट नहीं करते हैं, और कैपिटल वाले बजट जो होते हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज पे इंपैक्ट करते हैं। ठीक ना? तो रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, रिवेन्यू बजट में आएगा रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लीज नोट दिस, चार्ट को नोट करिए। कंपोनेंट्स ऑफ बजट को जल्दी से नोट करिए बच्चे, डोंट बी लेट। हो गया, आगे बढ़ूं, चलिए। अब हम बात करेंगे जो रिवेन्यू बजट रिसिप्ट और बजट रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे। बजट रिसिप्ट कि रिसिप्ट कहां कहां से सरकार को पैसा आता है। तो मतलब कि सरकार को पैसे जो आते हैं बच्चे, वो मेनली बच्चे सरकार को जो पैसे आते हैं वो मेनली कहां कहां से आते हैं, एक रिवेन्यू रिसिप्ट से और एक कैपिटल रिसिप्ट से। तो चलिए दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सरकार को जो पैसे आएंगे, ध्यान देना, वो एक रिवेन्यू रिसिप्ट होता है जिससे बार बार आता है, और एक कैपिटल रिसिप्ट होता है जिससे बार बार नहीं आता है। रिवेन्यू रिसिप्ट से जो पैसा आता है वो एसेट्स और लायबिलिटीज पे इंपैक्ट नहीं करता है, बट कैपिटल रिसिप्ट से जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटीज पे इंपैक्ट करता है। अब देखो, रिवेन्यू बजट रिसिप्ट, सोर्सेस ऑफ रिसिप्ट में एक है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट में है टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू, और दूसरा है नॉन टैक्स रिवेन्यू। सरकार को जो रिवेन्यू रिसिप्ट से पैसा आता है वो दो तरह के होंगे, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में सरकार को जो टैक्स से पैसे आते हैं, टैक्स से, एक होगा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट। मतलब टैक्स सरकार को दो तरह का आता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा कस्टम ड्यूटी, है ना, ओके, जीएसटी, जीएसटी। और नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या आता है? नॉन टैक्स रिवेन्यू में, एक सेकेंड,
देखिए बच्चे, तो सरकार को जो बजट रिसिप्ट होता है, एक हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट और एक हो गया कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगा टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। रिवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में आता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे सरकार को जो टैक्स मिलता है वो दो तरह का टैक्स मिलता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखो बच्चे, इनकम टैक्स आप जानते हो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? जीएसटी आएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स होता है जो बॉर्डर पे टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी कहलाता है। ठीक है, तो मैंने कहा बजट रिसिप्ट, सरकार को जो रिसिप्ट आता है, पैसे आता है, वो दो तरह का, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट में एक सरकार का सोर्स होता है टैक्स से और एक नॉन टैक्स के। टैक्स के अलावा बाकी सोर्सेस नॉन टैक्स कहलाएगा। तो टैक्स जो सरकार को मिलेगा वो दो तरह का मिलेगा, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स, सरकार को टैक्स के अलावा और किन किन चीजों से पैसा आता है? तो देखो, एक मिलता है सरकार को इंटरेस्ट, सरकार को इंटरेस्ट से पैसा आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, सरकार कहीं पे दूसरे सरकार के जो डिपार्टमेंट वगैरह हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वगैरह, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, वहां से सरकार को प्रॉफिट होता है, सरकार को डिविडेंड मिलता है। फी, गवर्नमेंट कई सारी चीजों पे फी हमसे लेती है, जैसे कि हॉस्पिटल में फी के थ्रू सरकार को पैसा आता है, स्कूल में फी के थ्रू पैसा आता है, या और भी कई सारी चीजें जिसमें सरकार फी लेती है। लाइसेंस फी से पैसा आता है, फाइन और पेनाल्टी से पैसा आएगा, इस चीट से आएगा। इस चीज का मतलब होता है अगर किसी पर्सन का डेथ हो गया, उसका लीगल हेयर नहीं है, तो उसकी संपत्ति सरकार का हो जाएगा, उससे जो पैसा आएगा। गिफ्ट एंड ग्रांट से आएगा पैसा। फॉरफीचर, फॉरफीचर मतलब होता है कि अगर आप कोर्ट का ऑर्डर फुलफिल नहीं करेंगे तो उसके लिए जो पेनाल्टी इंपोज किया जाएगा उसको फॉरफीचर कहते हैं। और स्पेशल असेसमेंट, कि गवर्नमेंट अगर किसी एरिया का डेवलप की है तो उस डेवलपमेंट की वजह से लोगों से जो पैसा लेती है उसे स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया बच्चे कि रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, जो रिवेन्यू रिसिप्ट से पैसा आता है सरकार को, वो एक टैक्स के सोर्सेस और दूसरा नॉन टैक्स सोर्सेस। टैक्स सोर्सेस में हो गया डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में हो गया इंटरेस्ट, फी, फाइन, गिफ्ट एंड ग्रांट, स्पेशल असेसमेंट, प्रॉफिट, लाइसेंस फीस, चीट, फॉरफीचर। अब सर बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। सरकार को जो कैपिटल रिसिप्ट आता है कैपिटल सोर्सेस से, जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज पे इंपैक्ट करता है, वो दो तरह के हो गए। एक बोरोइंग, तीन तरह के, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट में एग्जांपल लिख लो, डिस इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बोरोइंग तो समझ में आ रहा है कि सरकार ने किसी से पैसा बोरो किया है। रिकवरी ऑफ लोन मतलब गवर्नमेंट ऑलरेडी लोन दी हुई थी, लोन का पैसा रिकवर की। और अदर रिसिप्ट में डिस इन्वेस्टमेंट। दीज आर द सोर्सेस ऑफ बजट रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स, नॉन टैक्स। कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और डिस इन्वेस्टमेंट। प्लीज नोट दिस, इस चार्ट को अच्छे बना लो, इस चार्ट को जल्दी से बना लीजिए। हो गया? सबने नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ू। ओके, अब हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट का, कि रिवेन्यू रिसिप्ट जो अभी हम बात किए थे वो क्या है। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब, तो रिवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स which neither create any liability nor cause reduction in any assets of the government। बच्चे ऐसे रिसिप्ट्स जिससे ना सरकार की लाइबिलिटी बढ़े, द रिसिप्ट्स which neither create any liability, जिससे ना लाइबिलिटी बढ़े, nor reduce the assets of the government, और ना ही सरकार का उससे कोई एसेट्स घटे। रिसिप्ट which neither create liability, जिससे ना लाइबिलिटी बढ़े और ना ही एसेट्स घटे, उस पैसे को रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। बच्चे जो रिवेन्यू रिसिप्ट से पैसे आते हैं वो रेगुलर नेचर के होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट के दो सोर्सेस हैं, एक टैक्स रिवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू। अभी हम जस्ट पहले के स्लाइड में डिस्कस किए थे कि रिवेन्यू रिसिप्ट के दो सोर्सेस है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में दो तरह के टैक्स थे, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। और नॉन टैक्स में कई सारे
सोर्सेस बताए थे, जैसे फी से, फाइन से, पेनाल्टी से, फॉरफीचर से, इस चीज से, डिविडेंड से, ठीक ना? ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में देख लो। रेवेन्यू रिसिप्ट्स नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, ना लायबिलिटी बढ़े और नॉट रिड्यूस एसेट्स, और दोनों कंडीशन, ऐसा रिसिप्ट जो दोनों ये कंडीशन फुलफिल करे कि पैसे तो आए लेकिन पैसे आने से ना लायबिलिटी बढ़ा और ना ही एसेट्स घटा। पैसे तो आए लेकिन पैसे के आने से ना लायबिलिटी बढ़ा, ना एसेट्स घटा, उस पैसे को रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, उस पैसे को रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। हो गया? चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। ओके, हो गया, नोट कर लिए? चलो अब हम बात करते हैं टैक्स रिवेन्यू का। देखिए, टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? टैक्स रिवेन्यू refers to the sum total of receipt from the taxes and other duties imposed by the government. टैक्स रिवेन्यू मतलब होता है कि सरकार को टैक्स से जो पैसा मिलेगा, अदर ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स से जो पैसा मिलेगा वो टैक्स रिवेन्यू कहते हैं। बच्चे याद रखना, टैक्स जो है वो कंपलसरी पेमेंट है। सरकार जिस पे टैक्स इंपोज करती है उसको पे करना होता है, वो कभी भी पेमेंट से डिनाई नहीं कर सकता है। No one can refuse to pay the tax. Tax receipts are spent by the government for common benefits of the people. Tax receipt is spent by the government on common benefits of the people of the country. सरकार को टैक्स से जो पैसा आते हैं वो पब्लिक के बेनिफिट में सरकार खर्च कर देती है। देखो, टैक्स रिवेन्यू दो तरह के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, जिसमें हम बताएं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ड्यूटी टैक्स, डेट टैक्स, है ना? इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, पहले लगता था वैल्यू एडेड टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स। अब इन सारे टैक्सेस को मर्ज करके ला दिया गया है किसमें? गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, जीएसटी में। पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, नाउ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मर्ज इनटू जीएसटी। ठीक है? ओके, तो ये नोट कर लीजिए। हो गया? सबने नोट कर लिया? टैक्स रिवेन्यू नोट कर लिए? टैक्स क्या होता है? टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों का मैंने एग्जांपल लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात करते हैं कि टैक्स के अलावा जो सरकार को पैसे आते हैं उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। नॉन टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू रिसिप्ट of the government from all sources other those of tax receipt. टैक्स के अलावा बाकी जो सोर्सेस से पैसा आता है सरकार को, जो रेकरिंग नेचर का होता है, उसको नॉन टैक्स रिवेन्यू कहते हैं। एग्जांपल, इंटरेस्ट। गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दी है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा सरकार को, वो इंटरेस्ट सरकार के लिए नॉन टैक्स रिवेन्यू है। टैक्स के अलावे रिवेन्यू नॉन टैक्स कहलाता है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, कि गवर्नमेंट अर्न प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक इंडियन रेलवे। रेलवे से सरकार को जो प्रॉफिट होता है, एलआईसी से होता है, वेल से होता है। ओके, फी रेफर्स टू चार्ज इम्पोज बाय गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रेकरिंग सर्विसेज इट प्रोवाइड्स। सरकार जो रेकरिंग सर्विसेज देती है बदले में जो फी लेती है, दैट इज फी। लाइसेंस फी, इट इज अ पेमेंट चार्ज बाय गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन टू समथिंग। गवर्नमेंट किसी चीज का परमिशन देने के लिए हमसे लाइसेंस फी लेती है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग बनवाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस फी सरकार को देते हैं। ठीक है? तो ये नोट करिए जल्दी से नॉन टैक्स रिवेन्यू का। हालांकि पीछे आप नोट किए थे, बस पॉइंट था, अभी मीनिंग के साथ है। ठीक है? ओके, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट है फाइन्स एंड पेनाल्टी। फाइन्स एंड पेनाल्टी, they refer to those payment which are imposed on line breakers। किसी चीज को आपने डेडलाइन को फुलफिल नहीं किया तो आप सरकार को पेनाल्टी पे करोगे। इस चीट, इट रेफर्स टू क्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट on the property of a person who dies without leaving behind any legal heir or will। जब कोई पर्सन का डेथ हो गया, उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, वारिस नहीं है, तो उसका संपत्ति सरकार का हो जाएगा। गिफ्ट एंड ग्रांट, सरकार को गिफ्ट से जो पैसा मिलता है, फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल सेक्टर से जो गिफ्ट और ग्रांट मिलेगा, इसमें आएगा। फॉरफीचर,
These are in the form of penalties which are imposed by the court for non-compliance of the order और non-fulfillment of the contract. अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर फुलफिल नहीं करता है तो जो पेनाल्टी इंपोज किया जाएगा उसको हम कहते हैं फॉरफीचर. तो ये इस चीट याद रखना और फॉरफीचर याद रखना, इन दोनों का मीनिंग अच्छे से याद रखना. स्पेशल असेसमेंट, it refers to payment made by the owner of those property or whose value has been appreciated due to developmental activities of the government. मतलब स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कि अगर सरकार किसी एरिया में डेवलपमेंट की है तो उससे जो लोगों का प्रॉपर्टी बढ़ा है, का वैल्यू बढ़ा है, सरकार उसके बदले में जो पैसा लेगी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से, वो आएगा स्पेशल असेसमेंट में. प्लीज नोट दिस, इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चे, जल्दी से नोट कर लो. ये हमने बता दिया आपको नॉन टैक्स रिवेन्यू के बारे में. हो गया, चलो आगे बढ़ो. अब आते हैं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में. कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? देखो, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच इधर क्रिएट एनी लाइबिलिटी. ऐसा रिसिप्ट जिससे या तो सरकार की लाइबिलिटी बढ़ जाए, विच इधर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. बच्चे ऐसे रिसिप्ट्स जिससे या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाए या एसेट्स रिड्यूस कर जाए. मतलब पैसा आया, पैसे के आने से या तो लाइबिलिटी इंक्रीज करे या एसेट्स रिड्यूस करे, उस पैसे को हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे. मतलब जिस पैसे के आने से ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं. इसके सोर्सेस होते हैं बोरोइंग, कि गवर्नमेंट किसी से बोरो की, पैसा उधार ली तो लाइबिलिटीज क्या हो गया, बढ़ गया, कोई है ना, लाइबिलिटीज बढ़ गया, कैपिटल रिसिप्ट. रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट जो पहले से लोन दी थी वो रिकवर कर ली, एसेट्स घट गया. डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार अपना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का शेयर्स बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट, यहां भी एसेट्स घट गया, कैपिटल रिसिप्ट. सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट हो गया बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसिप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स. प्लीज नोट दिस, जल्दी से बच्चे इसको नोट कर लो. कैपिटल रिसिप्ट के सोर्सेस को नोट कर लीजिए. कैपिटल रिसिप्ट्स, आगे बढ़ू, चलो ओके. अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है. तो आप यहां पे देखना बच्चे कि अगर पैसे के आने से देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे. आपको पता था कि रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में पैसा आता है, रिवेन्यू, ध्यान रखना, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. रिसिप्ट में पैसा आता है, रिसिप्ट में पैसा आता है, तो हमने बोला लाइबिलिटीज का बढ़ना और एसेट्स का घटने पे सोचने के लिए, लाइबिलिटीज का बढ़ना और एसेट्स का घटना. बट अगर पैसे के आने से नीदर लाइबिलिटी इंक्रीज नॉर एसेट्स रिड्यूस, और कैपिटल वाले में ईदर लाइबिलिटी इंक्रीज और एसेट्स रिड्यूस. मतलब कि पैसा आया लेकिन पैसे के आने से ना लाइबिलिटी बढ़ा और ना ही एसेट्स घटा. पैसे तो आए लेकिन पैसे के आने से लाइबिलिटीज नहीं बढ़ा, ना ही एसेट्स घटा, तो रिवेन्यू. और या तो लाइबिलिटी बढ़ गया या तो एसेट्स घट गया तो कैपिटल. चलिए इसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं. लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, बताइए कि रिवेन्यू रिसिप्ट की कैपिटल रिसिप्ट. वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे तो क्या होगा बच्चे, लाइबिलिटीज बढ़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट. कॉर्पोरेट टैक्स, रिवेन्यू रिसिप्ट. ग्रांट रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ग्रांट रिवेन्यू रिसिप्ट में आता है. प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगा. सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेल कर दिए, कैपिटल रिसिप्ट, असेट्स घट गया. फॉरेन एड अगेंस्ट द अर्थक्वेक विक्टिम, रिवेन्यू रिसिप्ट बार बार मिलता है, लाइबिलिटीज वगैरह नहीं बढ़ा. डिविडेंड रिसीव बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द महारत्न कंपनी, डिविडेंड मिला, डिविडेंड जो होगा वो रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा. बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग जो होगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, लाइबिलिटीज बढ़ेगा. फी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, फी जो होता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है. रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसिप्ट. CR फॉर कैपिटल रिसिप्ट, RR फॉर रिवेन्यू रिसिप्ट. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, आप पूरा लिखना, आप जब भी लिखना हो ना कैपिटल रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट का टर्म पूरा लिखना. इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट मिला, रिवेन्यू रिसिप्ट. टैक्स रिसिप्ट, टैक्स जो होता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है. ठीक है, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट होता है. प्लीज नोट दिस बच्चे, जल्दी से इसको नोट कर लो.
जल्दी से इसको नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, या 1 मार्क से पूछ देगा कोई भी आइटम देके कि बताओ ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। आप बस इतना देखना, रिवेन्यू वाले में ना लाइबिलिटी बढ़ेगा ना एसेट्स घटेगा, कैपिटल वाले में या तो लाइबिलिटी बढ़ेगा या तो एसेट्स घटेगा, यहाँ पे नीदर नॉर, यहाँ पे इधर और। ठीक है, चलो आगे बढ़ू। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर का। अब हम बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर का। बजट एक्सपेंडिचर देखो, रिसिप्ट में पैसा आ रहा था, एक्सपेंडिचर में पैसा जाएगा, तो बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट होते हैं वो बजट एक्सपेंडिचर कहलाता है। बजट एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बजट रिसिप्ट के दो कंपोनेंट थे, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, सिमिलरली बजट एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट्स होंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर कॉज रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, रिसिप्ट में जो सोच रहे थे जस्ट उसका उल्टा सोचना है। रिसिप्ट में आप सोच रहे थे कि लाइबिलिटीज का बढ़ना और एसेट्स का घटना, यहां पे जस्ट उल्टा, यहां पे एसेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटीज का घटना सोचना। क्यों? क्योंकि खर्चा करोगे तो या तो एसेट्स बढ़ सकता है या तो लाइबिलिटीज घट सकता है। तो बच्चे सुनो, अगर पैसे के जाने से एसेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटीज का घटना होता है तो इसी में अगर हम लगा दें नीदर नॉर, नीदर नॉर, तो ये क्या बन जाएगा सेंटेंस कि ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर इंक्रीज एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, नीदर इंक्रीज एसेट्स, नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस द लाइबिलिटीज। ऐसे खर्चे जिससे ना एसेट्स बढ़े ना लाइबिलिटी घटे उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ग्रांट, ये सब जो खर्चे हैं सरकार के ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ये रेकरिंग नेचर का होता है। क्या होता है, कैसा होता है? रेकरिंग, रिपीटेटिव नेचर के। प्लीज नोट दिस बच्चे, इसको जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट करिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब हम बात करते हैं बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर का कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इधर क्रिएट एसेट्स, जिससे या तो एसेट्स बढ़े, और कॉज इन रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, या तो लाइबिलिटीज घटे। ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर का होता है ना। जैसे लोन, सरकार किसी को लोन दी तो उससे एसेट्स बढ़ा, है ना, लोन वापस कर दी तो लाइबिलिटीज घटा। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज पे इंपैक्ट पड़ेगा। इस एक्सपेंडिचर की वजह से या तो एसेट्स बढ़ेगा या लाइबिलिटीज घटेगा। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लो। फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन से एसेट्स क्या होगा? बढ़ेगा। हो गया, चलो आगे बढ़ो। अब यहां भी है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ जी, क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करिए। सब्सिडी, सब्सिडी किस में आएगा? हाँ, सब्सिडी आएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम, डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट purchase from Germany, Germany, ठीक है, डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम जर्मनी। तो ये हो गया कैपिटल इक्विपमेंट परचेज किया गया है, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स बढ़ा। ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, सर्विसेज पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ब्रिज, ब्रिज बनाने पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट्स बढ़ेगा। रीपेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी पे करना, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सरकार का। परचेज ऑफ 20 क्रेन्स, फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट्स बढ़ेगा। अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए रीपेड, यूएसए से लोन लिए थे वापस कर दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटीज घटेगा। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार होता है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, असेट्स बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, अब बच्चे हमने तो ये चीज बता दिया, बट फिर भी आप कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, तो चलो हम एक आपको समझाने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं कि आपको समझ में हमेशा के लिए आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। देखो रिसिप्ट, एक सेकेंड ध्यान देना बच्चे, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, यही था ना? ओके, पहले रिसिप्ट समझो। रिसिप्ट में क्या होता है, पैसे आता है तो हमने असेट्स का घटना और लाइबिलिटीज का बढ़ना कंपेयर कर रहे थे, एसेट्स का घटना और लाइबिलिटीज का बढ़ना कंपेयर कर रहे थे रिसिप्ट में। अब अगर इसमें हम लगा दें नीदर नॉर, इधर और, तो ये बन गया नीदर नॉर में, ये बन गया रिवेन्यू रिसिप्ट, और इधर और में ये बन गया कैपिटल रिसिप्ट। कि पैसा आया लेकिन पैसे के आने से ना एसेट्स घटा ना लाइबिलिटी बढ़ा तो रिवेन्यू रिसिप्ट, या तो एसेट्स घटा या तो लाइबिलिटी बढ़ा तो कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर में देखो कि अब उल्टा, सिंबल उल्टा हो जाएगा, एसेट्स का यहां पे घटना नहीं बढ़ना, एसेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटीज का घटना, एसेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटीज का घटना से कंपेयर करेंगे एक्सपेंडिचर में। तो यहां लगा दें नीदर नॉर, इधर और, तो नीदर नॉर में हो गया ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इधर और में हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि पैसा तो गया लेकिन पैसे जाने से ना एसेट्स बढ़ रहा है ना लाइबिलिटी घट रहा है, तो रिवेन्यू, या तो एसेट्स बढ़ रहा है या लाइबिलिटी घट रहा है तो कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे हमने आपको ये समझा दिए अच्छे से, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ओके, चलो अब बच्चे आप में से ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो आपको मैं बता दूं कि बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है लंका पे। लंका पे कहां पे? लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे रविदास के पास गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन कोचिंग है, जहां पे 11th एंड 12th का मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, 11th 12th का मल्टीपल बैच अवेलेबल है। इसके साथ ही बच्चे सीयूईटी का बैच हम लोग चलाते हैं बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस के लिए, साथ ही सीए फाउंडेशन एज वेल एज बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी इन कोर्सेस में इनरोल करवाना है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आप विजिट करिए। आप अगर गूगल मैप पे लिखेंगे गुडविल एडुकेयर तो आ जाएगा वाराणसी का नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग गुडविल एडुकेयर, या यूट्यूब पे आप हमारे बारे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गुडविल एडुकेयर का। तो और आप कोशिश करिएगा कि आप हमसे जरूर जुड़े 11th और 12th में, और 11th 12th के साथ साथ आप कोशिश करिए कि सीयूईटी का प्रिपरेशन करके बीएचयू और डीयू जैसे जो सेंट्रल ड्रीम यूनिवर्सिटी है आपका, उसमें आपका सिलेक्शन हो। ठीक है बच्चे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए एक बात और बता दें कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।